Assalamu alaikum, beta. The topic we have started, that is ionic equilibria, it's a lengthy chapter. It will take some time. इसमें जो है हमने कुछ चीज़ें कर ली थी. हमने जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो उसकी पीएच निकालनी सीखी, एंड देन वीक एसिड जो है उनकी पीएच जो है हमने निकालनी सीखी. इसके बाद एक टॉपिक आया था हमारे पास जो है बफर सोल्यूशन, उसमें काफ़ी डिटेल थी, उसको हमने देखा. ना जो है अभी जो मेन टॉपिक है दैट इज हमारे पास जो रिमेनिंग है उसमें हमारे पास पीएच कर्व्स हैं जिनको हमने करना है अभी. और उसके अलावा जो है हमारे पास इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, कॉमन आयन है और पार्टीशन कोफिशिएंट है. तो अभी इसमें कुछ क्लासेस और भी लगेगी. दिस हैवी चैप्टर, लेंथी है, इसमें टाइम लगेगा. कुछ साथ साथ आपको वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाता जा रहा हूँ, तो आप लोगों को भी साइन किया हुआ उसको भी देखना है. तो इसमें जो है थोड़ा सा रिकैप में हम कुछ चीज़ें जो है छोड़ी थी उसको ज़रा देख लेते हैं. नंबर वन जो है एसिड और बेस की जो डेफिनेशन थी हमारे पास एएस में ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के रिगार्डिंग, दैट वाज एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, मतलब H प्लस आयन जो है इसका डोनर होता है, एंड बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर. राइट, ये आप लोगों को पता है, तो इसको छोटा सा रिकैप दे रहे हैं. तो ये डेफिनेशन जब भी आएगी हमारे पास कि डिफाइन एसिड, तो व्हेन वी नीड टू डिफाइन इट वी विल से कि अ प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर. देन टर्म आया था कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. तो इसमें जो है हमने कुछ एग्जांपल में बात की थी. बहरहाल ये भी एएस का ही पार्ट था. तो इफ यू वांट टू मेक एन एसिड ऑफ बेस या बेस ऑफ एन एसिड, तो देयर यू नीड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट H प्लस. इफ यू वांट टू मेक एसिड, कॉन्जुगेट एसिड अगर आप बनाना चाहते हैं किसी भी चीज से, ठीक है, दीज आर सब्सटेंसेस, ये आपको कुछ लिख के दिए हमने यहाँ पे केमिकल्स. एंड अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो है आप एसिड बनाना चाहें, तो एसिड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इन सब में H प्लस आयन ऐड कर रहे हैं. तो अगर आपके पास जो है यहाँ पर HX था तो ये H2X प्लस वन हो जाएगा. प्लस वन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज जो है प्लस वन है और इसका चार्ज जो है दैट इज न्यूट्रल. व्हेन वी ऐड देम तो हमारे पास नेट चार्ज 0 प्लस 1, तो हमारे पास प्लस वन आ जाएगा. इस तरीके से इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ भी प्लस वन आ रहा है. इस तरीके से यहाँ पर तो ये सारे के सारे जो हमने अगर एसिड बनाना हो तो आप उसमें H प्लस ऐड कर देंगे. सिमिलरली इफ यू वांट टू मेक बेस, अगर आपको बेस बनानी है तो आप उसमें से H प्लस आयन को रिमूव कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो इस तरीके से आपके पास कॉन्जुगेट बेस बच जाएगी. तो बेस जो है दैट इज अ डेफिसिट ऑफ H प्लस. तो उसमें से H प्लस आपको सेपरेट करना है, एंड जो एसिड होता है उसमें H प्लस आयन होते हैं तो उसमें आपको ऐड करना होगा. तो यहाँ पे आप देखते हैं आपके सामने है, इस H को मैंने रिमूव कर दिया तो X रह गया. व्हेन यू आर रिमूविंग H प्लस, तो आप उसके ऊपर जो रिमेनिंग जो स्पीशी होगी उसके ऊपर चार्ज जो है दैट रिमेन -1. उसकी वजह जो है दैट इज वेरी सिंपल. तो वो जो है अगर आपके पास HCl है, अगर आप इससे Cl को अलग कर देंगे तो आपको पता है कि ये चार्जेस आ जाएंगे. आपने इसको रिमूव कर दिया इसमें से, तो जो फाइनल स्पीशी आएगी इसके ऊपर चार्ज जो है दैट विल बी -1. तो ये वाला मामला जो है इस बेस के ऊपर हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पे किया था. अब जो है वो यहाँ पर हमें उसने एग्जांपल्स दे दी हमें कि आप जो है काम करें कि आप जो है इसमें ये करके दिखा दें हमें कि अगर हम आपको ये कह दें कि ये एसिड और ये बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दोनों जो हैं दोनों एसिड्स हैं, वी नो वेरी वेल, बट इट हैज मोर हाइड्रोजन आयंस. तो इट मींस इट्स वी कैन असाइन इट, वी कैन असाइन सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एसिड. और इस तरीके से इसमें कम थे तो इसको हमने बेस. अगर वो आपको ये बता देगा, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको बताएगा कि ये एक एसिड है और ये बेस है. अब इस एसिड की बेस बनानी हो तो क्या करना होगा, इसकी बेस बनानी हो तो क्या करना होगा. सिमिलरली अगर ये बेस थी उसका एसिड बनाना हो तो क्या करना होगा. जब आपको पता है कि एसिड की बेस बनेगी और बेस बनाने के लिए क्या करना है, आपको एक H उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना. बस H हटा दिया हमने. जब H जाता है तो चार्ज क्या रह जाता है, नेगेटिव. इस तरीके से अगर हमसे कहता है कि आप जो है इसका एसिड बना के दिखा दें बेस का, तो बेस का जो एसिड बनाएंगे आप, तो उसमें आपको क्या करना होगा, एक H ऐड करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा H2NO3. अब ऐड किया तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2, राइट. इस तरीके से अगर जो है हम नीचे जो दो एग्जांपल्स दी हुई हैं हमें, उसमें अगर हम बात करते हैं, उसमें भी हमें यही काम करना हो कि एसिड की बेस और बेस का एसिड जो है, तो ये बेस चीज का एसिड बनाना हो तो आपको लिखना होगा इथेनोइक एसिड, सॉरी प्रोपेनोइक एसिड है ये, तो ये H2 कर देंगे, तो यहीं पे आके ऐड होगा और ये आपने +1 कर दिया इसको. इस तरीके से अगर बेस, ये जो एसिड था इसकी बेस बनानी हो तो आपको जो है HCOO नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तो ये इसकी बेस बन जाएगी. तो आपको ये बात पता है. और अभी जो है थोड़ा सा एक टॉपिक और करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इनमें से
ऑर्गेनिक एसिड में से H कौन सा वाला रिमूव होता है और कहाँ पे जाके वो ऐड हो सकता है। इस तरीके से एसिड और बेस के जो रिएक्शंस होते हैं वो भी बता दें आपको कि एसिड 3 चीजों से रिएक्शन करता है, MCB, मेटल्स, कार्बोनेट्स एंड बेस। तो मेटल्स में कुछ एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन क्या है कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम नहीं करते, ठीक है, बात पता है। तो मैंने M मेटल उठा लिया, C कार्बोनेट है तो ये कार्बोनेट उठा लिया मैंने, ठीक है, और B स्टैंड फॉर बेस, तो बेस उठा लिया। बेस होता है मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, बेस मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड को बेस कहते हैं। कार्बोनेट की पहचान होती है जिसमें CO3 आ जाए या HCO3 आ जाए, कार्बोनेट, एंड मेटल यू नो वेरी वेल। तो अगर हम इनको रिएक्शन करवाते हैं और इनको जो आपके सामने कंप्लीट करके दिखाया आपको, तो इनमें यही चीजें बनती हैं। तो सारे केसेस में एक चीज कॉमन है, दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट हमेशा बनेगा। और सॉल्ट कैसे बनता है? किसी भी एसिड का आप हाइड्रोजन हटाते हैं, उसकी जगह मेटल लगा दे, सॉल्ट रेडी हो जाएगा। इफ यू रिप्लेस द हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड बाय अ मेटल, तो आपके पास जो है सॉल्ट बन जाएगा। और उसके साथ जो चीजें बच जाती हैं वो हम लिख देते हैं। तो पहले केस में जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी, दूसरे केस में वाटर बनेगा, और तीसरे केस में जो है हाइड्रोजन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आयनिक इक्वेशन लिखने के लिए जो है हमारे पास जो रूल होता है, दैट इज क्वाइट सिंपल। वो जो है हमने आयनिक इक्वेशन लिखनी हो अगर, तो ये आयनिक इक्वेशन आपको लिख के दिखाई हुई है कुछ यहाँ पर। तो ये एक आयनिक इक्वेशन है, ये एक आयनिक इक्वेशन है, ये एसिड बेस में बस यही 3 आयनिक इक्वेशन चलेंगे ना, ठीक है जी। इसके बाद जो है इसको आयनिक इक्वेशन लिखने के लिए क्या रूल होता है, ये आपके सामने डिस्प्लेड है। तो इसमें जो है अगर कोई चीज पानी में वाटर सॉल्युबल होती है, उसके लिए हम एक्वस का स्टेट लगाते हैं, और गैस, प्रेसिपिटेट एंड लिक्विड, ये भी स्टेट्स आती है हमारे पास। तो याद रखिएगा कि व्हेन एवर यू हैव अ स्टेट सिंबल एक्वस, तो आपको उसको आयंस में स्प्लिट करना है। एनी स्पीशीज, एनी पार्टिकल व्हिच इज एक्वस, व्हिच इज सॉल्युबल, दैट विल स्प्लिट इनटू आयंस। And if a substance has a state symbol gas, liquid या precipitates, it won't split into ions. तो अगर आपके पास सॉलिड जो है वो रिएक्टेंट साइड पे अगर आ जाता है तो दैट कैन स्प्लिट, एंड प्रोडक्ट साइड पे सॉलिड कैन नॉट बी स्प्लिट। तो इस बेस के ऊपर जो है आपको ये आयनिक इक्वेशन लिखने के लिए आपको ये देखिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, और ये लिक्विड लिखा हुआ है। तो एक्वस वाले जो है इसके आयंस बनाएंगे हम, इसमें 2 आयंस हैं, ठीक है, ये इसके 2 आयंस बन जाएंगे आपके सामने। सिमिलरली ये भी एक्वस था तो इसके भी 2 आयंस बन जाएंगे, ये भी एक्वस था, इसके भी 2 आयंस बन जाएंगे। लेकिन लिक्विड को आप स्प्लिट नहीं कर सकते, रूल्स में लिखा है कि लिक्विड स्प्लिट नहीं होगा। अब जब आपने इसको ऐसे लिख दिया, इस इक्वेशन में इफ यू सी क्लियरली, तो अगर आपको नजर आएगा कि यहाँ पे क्या मामला हो रहा है कि सोडियम यहाँ पर भी था और सोडियम यहाँ पर भी है। इसका मतलब कि इसने रिएक्शन में कोई टेक पार्ट नहीं किया। सिमिलरली क्लोराइड यहाँ पर भी था और क्लोराइड यहाँ पर भी था, इसने भी रिएक्शन में कोई टेक पार्ट नहीं किया। जैसे ये थे पहले वैसे ही अभी भी हैं। तो they have not taken part in a chemical reaction. Actually, which particles have reacted? तो particles जिन्होंने reaction किया है, those particles are hydroxide ion and H plus, and a new thing is formed. So actually, this reaction says कि the ions which are responsible, ionic equation क्या represent करती है? वो ions represent करती है जो actually किसी रिएक्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन। और वो जो आयन्स कैंसिल आउट हो जाते हैं जो पहले थे वैसे ही हैं, उसे हम कहते हैं स्पेक्टेटर आयन, राइट। इस तरीके से अगर हम जो है नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, या कोई भी इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, तो इसको ये काम तो ओ लेवल्स का है, फिर हमने एएस में भी रिकॉल करवाया था आपको, A2 में दोबारा रिकॉल करवा रहे हैं। तो हमने कहा था ये ख्वारी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको कि आप जो इसके आयंस जो स्प्लिट करें, बल्कि आप ये काम करें, इसी इक्वेशन को शॉर्टकट के मैंने लिखा है यहाँ पर। आपने क्या करना है, जो चीज स्प्लिट नहीं हो रही उसको लिखते हैं। इन सारे में एक्वस है, एक्वस है, एक्वस है, दे विल स्प्लिट, लीव इट। आपको जो चीज स्प्लिट नहीं हो रही उसको उठा के लिखें यहाँ पर, और इसके लिए जो है 2 आयंस उतारने हैं यहाँ से। इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा। अब जो है ये वाला काम जो है मैं आपको यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जितना मैंने अभी आपको बताई है बात, एक दो एग्जाम्पल और करवा देते हैं, और जो है फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जो है आयनिक इक्विलिब्रियम, देखिए जो अभी हमने चीजें की हैं वो, उसमें नंबर 1 हमने क्या किया है, हमने कहा है कि हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं उसमें हमने कहा कि एसिड की जो डेफिनेशन है और जो बेस की जो डेफिनेशन है वो हमने की है।
कि एसिड की जो डेफिनेशन है दैट इज प्रोटॉन डोनर। हमें लिख दिया यहाँ पर कि प्रोटॉन डोनर को कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लिख दिया HCl, फिर मैंने लिख दिया वाटर, और फिर जो है हमने कह दिया कि ये बन गया, कन्वर्ट हो गया H3O पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में। तो इफ यू लुक एट दिस, तो ये पहले ऐसा था और हमने गलती कर दी छोटी सी, इसको रिमूव कर देते हैं। OH नहीं बल्कि ये दिस इज Cl। तो ये जो है चीज कन्वर्ट हो गई आपकी इस फॉर्म में। तो दिस कन्वर्जन इंडिकेट के HCl इज डोनर ऑफ H पॉजिटिव, इसने इस कन्वर्जन में डोनेट कर दिया इसको। सिमिलरली अगर हम जो है इसकी बेस की बात करते हैं तो बेस जो है उसे हम कहते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो इसकी एग्जांपल हम देते हैं आपको। तो इसमें हमने लिख दिया अमोनिया प्लस वाटर एंड इट गिव्स यू अमोनियम एंड हाइड्रोक्साइड। अब अगर आप इसको गौर से देखें और इसको गौर से देखें तो इस कन्वर्जन में इट अमोनिया हैज एक्सेप्टेड, तो यहाँ पर ये वाली बात लिख देते हैं दिस विल बी टर्म्ड एज डोनर, जबकि दिस विल बी टर्म्ड एज एक्सेप्टर। तो जो एक्सेप्टर होता है उसको बेस कहते हैं, जो डोनर होता है उसे हम। और अगर इसी जगह पे हमें इन दोनों एग्जांपल से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाने हो और पहचानने हो तो उसके लिए भी हम काम कर सकते हैं। हमने दोबारा लाइन को लिखा और जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट एग्जांपल HCl plus water gives you H3O positive hydronium ion and chloride ion. Now you need to identify कि which one is a donor, which one acceptor. तो there will be must be pairs. एक reactant साइड पे होगा, एक प्रोडक्ट साइड पे होगा और इससे मिलके आपके पास पेयर बन जाएंगे। तो नंबर वन अगर हम इसको फोकस करते हैं और हम इसके साथ देखते हैं तो दिस इज डोनर। अगर ये इस फॉर्म में जाता है तो ये डोनर है, और अगर हम इसको रिवर्स में देखें तो दिस इज एक्सेप्टर। ठीक है। और इसके अलावा जो है हमने कहा था कि अगर आप इसको एसिड कह रहे हैं और एसिड की बेस बनानी हो तो बेस आपको पता है कि कैसे बनती है, उसमें से आपको H पॉजिटिव आयन रिमूव करना होगा। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कोई और कदर उठाते हैं, हम इसकी बात करते हैं कि ये चीज ऐसी थी और अब ऐसी हो गई। तो इस फॉर्म से जब इस फॉर्म में जा रहा है तो ये एक्सेप्टर का एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर है। और अगर ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में जा रहा है तो ये डोनर है। अगर हम इसको हम कहते हैं तो इसको हम बेस बोल देंगे और इसको हम बोल देंगे एसिड। और इसमें साथ सबके साथ क्या लग जाता है, कॉन्जुगेट का वर्ड, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। तो इसको जो है एसिड 1 एसिड 2 या एसिड 1 बेस 1 इस तरीके से जो है वो भी इंडिकेट करते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का भी वर्ड जो है यूज कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो पहली बात जो है हमने ये कर दी। इसके बाद जो है सेकंड जो चीज थी, हमने कहा था कि एसिड जो है रिएक्शन करता है किस चीज से, MCB से। तो अगर आपको ये बात जो है ओ लेवल से याद है या इसमें याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई मसला नहीं। तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि एसिड रिएक्ट विद MCB, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, याद रह जाएगा आपको ना। M में कुछ एक्सेप्शन है, किसमें, M में क्या, एक्सेप्ट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लाटिनम रिएक्शन नहीं करते। ये हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था। दे आर वेरी प्रीशियस मेटल्स, तो दे वोंट रिएक्ट विद एसिड। इसके अलावा जो है क्या बनेगा क्या नहीं होगा, तो आप एक काम करें, कभी आपको भूल जाए तो आप बड़े आराम से इसको सेट कर सकते हैं। एम के लिए मैंने उठा लिया लेट्स से कैल्शियम मेटल हो गया मेरा। इस तरीके से सी के लिए मैंने उठा लिया कैल्शियम कार्बोनेट एंड बी के लिए उठा लिया मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मेरे पास एम भी हो गया, बी भी हो गया और सी भी, मतलब MCB तीनों चीजें हो गई। अब इनसे क्या बनेगा, किसी एसिड सिलेक्शन करवाना है, आपकी मर्जी है। किसी एक एसिड को उठा ले, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल उठा लिया यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 एंड H2SO4 एंड H2SO4। तो क्या क्या बनेगा सब केस में। पहला काम जो है सॉल्ट सब में बनना। जब सॉल्ट बनना है तो सॉल्ट को कैसे लिखा जाता है, ये बात अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि किसी भी एसिड का जो है हम हाइड्रोजन जब हटा देंगे उसकी जगह मेटल लगा देंगे तो सॉल्ट बन जाएगा। मींस इसका मैं अगर हाइड्रोजन हटा देता हूं तो ये बन जाएगा आपके पास।
ये बचने के बाद जो है आपको क्या लगाना है इसके साथ, मेटल लगानी है, हाइड्रोजन की जगह पे मेटल। तो ये सॉल्ट हो गया आपके रेडियम। आप इसके अलावा अगर देखें तो क्या क्या चीज बच गई। पहले केस में आपके पास ये भी यूज हो गया और ये भी यूज हो गया, तो बचा क्या, H2। आपने लिख दिया कि H2 गैस बनने के साथ। सेकंड केस में अगर देखें आप लोगों के पास ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, तो आपके पास H2CO3 नहीं बल्कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तीसरे केस में अगर आप देखते हैं तो यू विल फाइंड के कैल्शियम भी यूज हो गया, सल्फेट भी यूज हो गया। नाउ यू हैव H एंड OH, जिसकी वजह से बन जाएगा आपके पास वाटर। तो इस तरीके से जो है आप इस बात को मेमोराइज कर सकते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद जो है हम चले गए थे आयनिक इक्वेशन के ऊपर। तो हमने आयनिक इक्वेशन के बारे में ये बात बोली थी, दोबारा से लिख देते हैं कि आयनिक इक्वेशन जो है, द इक्वेशन विच शो आयंस रिस्पांसिबल फॉर रिएक्शन। दिस इक्वेशन इंडिकेट दोज आयंस विच आर रिस्पांसिबल फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन। इसके लिए पहली बात हमने कही कि अगर एक्वस हो तो दैट विल स्प्लिट इनटू आयंस, लेकिन अगर लिक्विड हो या प्रेसिपिटेट्स हो या फिर आपके पास गैस हो तो इट वोंट स्प्लिट इनटू आयंस, ये आयंस में स्प्लिट नहीं होता। अगर अब आपके सामने कोई भी इक्वेशन उठा के दे देता है, मैंने इसके लिए शॉर्टकट जो बताया था उसी की बेस के ऊपर काम करते जाएंगे। तो नंबर 1 हमसे कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl बोथ रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सॉल्युबिलिटी रूल अगर याद होंगे तो फायदा है, वरना कोई इतना मतलब अब तो काफी आप लोग A2 में है माशाल्लाह, तो आप लोगों को पता ही है। ऑल फर्स्ट ग्रुप आर सॉल्युबल, ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल, ये भी फर्स्ट ग्रुप का तो सॉल्युबल और वाटर के साथ आ जाएगा लिक्विड। तो शॉर्टकट इसका ये था कि जो चीज नहीं टूटती उसको आप लिखते हैं यहाँ पर, दैट इज H2O। ये चीज नहीं टूटेगी। अगर ये नहीं टूटेगी तो अब हमको करना क्या है कि रिएक्टेंट में से एक आयन इसमें से उठाना है और एक आयन इसमें से उठाना है, ताकि आपका वाटर जो है वो रेडी हो जाए। इस केस में यू नो वेरी वेल कि मैं यहाँ पर सोडियम लिख ही नहीं सकता किसी भी सूरत, क्योंकि सोडियम से तो वाटर नहीं बन सकता, इसलिए सोडियम नहीं उठाना, तो फिर क्या उठाएंगे, सेकंड इसका आयन क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन। इस तरीके से Cl यहाँ पे लिख ही नहीं सकता क्योंकि Cl से वाटर नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, H+, और हमारी इक्वेशन आयनिक रेडी हो गई। क्या ये हर जगह अप्लाई हो जाएगी, मोस्ट ऑफ द केसेस तकरीबन 98% केसेस में ये अप्लाई हो जाएगी। नाउ वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल, हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, और इस बार मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट एंड फिर हमने उठा लिया यहाँ पर 2HCl and it gives you calcium chloride plus carbon dioxide and plus water. If we put state symbol, so this is solid. All carbonates are insoluble except first group and ammonium. Acids सारे soluble होते हैं. All halides soluble except silver and lead. ये बात भी पता है आपको. This is the gas and this is liquid. अब इनमें से कौन सी चीज नहीं स्प्लिट होगी आयंस में, तो that is only carbon dioxide which is a gas and water which is a liquid. ये दो चीजें स्प्लिट नहीं होंगी। तो अब इसके लिए आपको दो आयंस उतारने हैं, तो दो आयंस उतारने के लिए जो है आप दोबारा से देख लें इसमें से किसको उतारना चाहिए आपको और इनमें से किस आयन को उतारना चाहिए, और बैलेंसिंग जो है हम बाद में कर सकते हैं। तो दिस इज दिस मच इजियर। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको पता है कि Cl तो यहाँ पे लिखना ही नहीं है क्योंकि Cl तो प्रोडक्ट साइड पे है ही नहीं, तो आपको यहाँ से किसको उठाना था, फिर H+। ठीक है, बैलेंसिंग बिल्कुल लास्ट में करेंगे, 2H लिखने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। इस तरीके से कैल्शियम नहीं है प्रोडक्ट साइड पे तो हमने कार्बोनेट को उठा लिया, इस पे चार्ज -2 होता है एंड फाइनल बैलेंस करने के लिए हमने ये लिया। तो क्या ये हर जगह पे, यस हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा। एंड एक आखिरी एग्जांपल करने जा रहे हैं, दैट इज लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड गिव यू PbCl2 and KNO3 potassium nitrate. Now if you put state symbol तो all nitrate soluble, all first group soluble, ठीक है जी, ऑल हेलाइड सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड एंड सिल्वर, तो ये लेड है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज इनसॉल्युबल। अगला वाला जो है वो सॉल्युबल है क्योंकि नाइट्रेट है। ठीक है, इस बेस के ऊपर जो है अब अगर हम इसको इसकी आयनिक इक्वेशन लिखना चाहें तो हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहला काम क्या करना होगा इसमें, तो हम जो है इसमें एक एरो लगाया और हमें पता है क्या चीज नहीं टूटनी, एक ये नहीं टूटना क्योंकि ये प्रेसिपिटेट्स थे, ये लगा दिया। अब इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए जो है मैं पहले से इसको यहाँ पे बैलेंसिंग बिल्कुल लास्ट में करते हैं हम लोग, ये कर दिया था। अब इसमें से आपको आयंस उठाने, तो लेट से हम जो है पहले वाले में से देखते हैं कि इसमें से किस आयन को उठाना होगा।
इसमें से किस आयन को उठाना होगा। तो आपके सामने प्रोडक्ट आपके सामने है, तो आपने लिखा कि Pb यहाँ से आ जाएगा और Cl यहाँ पे आ जाएगा। इस पे चार्ज माइनस होता है, इस पे चार्ज 2 पॉजिटिव होता है, और फिर जो है यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे। और इनके जो है अगर सोर्सेस के स्ट्रेट सिंबल लिखते हैं आप लोग तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से आयनिक इक्वेशन हम लोग कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है जी, चलते हैं फिर उस तरफ। हमारे पास जो था रिवीजन पे आते हैं वापस। तो हमने ये वाला काम कर लिया था, आयनिक इक्वेशन तक का देख लिया था हमने, और उसके बाद जो है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वाली इक्वेशंस हो गई थी हमारे पास। अब जो है जो Ka या pKa जो है वो किसी एसिड की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। तो जो है हम अब यहाँ पर एक जो नया टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड्स एंड उनका आपस में कंपेरिजन। तो मैं यहाँ पर इसको जरा क्लियर करता हूँ ताकि आपको ये बात समझा सके। देखिए टॉपिक जो है जाके ऑर्गेनिक में आता है, लेकिन हमारे पास फुल लेंथ पेपर्स में फिर मिल के आएगा। ये इनकी पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो है नोट्स में जो आपको टॉपिकल पास पेपर मिलेंगे तो उसमें जो है ये टॉपिक होंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको जरा देखना होगा। देखिए आप गौर से देखें, पीके की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि उतना ही वीक एसिड होता है। तो हम ये बात दोबारा बताते हैं कि Ka जो है अगर हाई होगा तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, लेकिन अगर पीके हाई होगा तो इसका मतलब वीक हो जाएगा। ये बात आपको पता, क्योंकि पी बात को रिवर्स कर देता, माइनस लॉग लग जाता है उसके साथ। अब आपके पास ये एसिड्स हैं सारे, इनकी पीएच जो है आपको पीके की वैल्यू की मिल सकती है। अब इनमें सबसे जिसकी लीस्ट वैल्यू है दैट इज द स्ट्रॉन्गर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये है स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल दीज वीक एसिड्स, जबकि दिस इज अ वीकेस्ट। तो इनकी हमें एक्सप्लेनेशन देनी है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों हो गया और ये वीक क्यों हो गया। तो इसको जो है हमने समझाना है, और ये जो है बात आपको थोड़ी सी इसमें 2-3 टर्म्स जो है आपको यूज करने होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये काम क्लियर हो जाएगा। तो हम इसको एक एक को जरा देखते हैं। तो पहले देखें कि मीथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड को कंपेयर करवा रहे हैं, राइट। मीथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड को कंपेयर करवा रहे हैं। देखिए ये वाला पार्ट जो है सब सारे एसिड्स में कॉमन होगा, ये वाला पार्ट। पहले इस बात को गौर से समझ लें। हो क्या रहा है इसमें कि किसी भी एसिड में ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये इनमें से अगर हम पार्शियल चार्जेस जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो इसके ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पर चार्ज क्या आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। कार्बन के ऊपर इसलिए नहीं लगा रहा कि कार्बन जो है वो अब इस वक्त जो है बिल्कुल मॉडरेट उसमें आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो क्या करते हैं, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ये हालात है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, ऐसे ही है। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होता है वो अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करूं तो होगा ये कि एक्चुअली इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड जो है वीक हो जाएगा और ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। और ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन जल्दी टूट जाए उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इस तरीके से अगर आगे देखें तो ये एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है जो भी खींच रहा है इसको। अगर इसको मैं कंपेयर करवाऊं तो किससे कंपेयर करवा सकता हूं, मैं करवा सकता हूं अल्कोहल से कंपेयर। कैसे, अल्कोहल में आपके पास ये हिसाब होता है, और इस केस में अगर गौर से देखें तो ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया और ये पार्शियल नेगेटिव हो गया। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींच रहा है, सिर्फ एक ऑक्सीजन खींच रहा है, वो लगा रहा है। लेकिन अल्कोहल जो है वो इतनी एसिडिक नहीं होती, और ये ऊपर वाला जो है एसिड क्यों बन गया, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आ गए, यहाँ पर 1 और 2, जबकि इसमें सिर्फ 1 था। तो ज्यादा जिसका पुल होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। इस बात को थोड़ा सा हम और अच्छा करके जरा समझा देते हैं ताकि जो है फिर हमें आगे मसला ना हो। एक एसिड जो है आपके सामने मैं लिख रहा हूँ सल्फर का, ये हमने 4 ऑक्सीजन लगा दिए इसके साथ, और एक सल्फर के साथ मैं लगा रहा हूं 3 ऑक्सीजन। अब अगर इसको हम यहां से खोल थोड़ा सा, ये हो गया आपके पास ऐसा, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, इसमें आपके पास इसकी सल्फर की वैल्यू C4 6 होती है, तो दिस इज एक्चुअली H2SO4। जबकि इस केस में एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और इस केस में यहाँ पर हो गया, और इसका नाम जो है दैट इज
sulfurous acid and the formula is this one. See what happened to the hydrogen ion. अब हम इस वाले हाइड्रोजन आयन की बात कर लेते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने इसको फोकस कर दिया ना। सी नंबर 1, इसके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, एक ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है? हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो हो क्या रहा होगा? हो ये रहा होगा कि ये इससे इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश कर रहा है और ये सल्फर भी इसकी हेल्प कर रहा है और ये ऑक्सीजन भी इसकी हेल्प कर रहा है और ये ऑक्सीजन भी इसकी हेल्प कर रहा है और ये भी इसकी हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से इसका पोलराइज होना, जिसकी बॉन्ड का वीक हो जाना, दैट बिकम्स वेरी क्वाइट सिंपल। इसलिए ये बड़ी जल्दी से इसका H हट जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास HSO4 नेगेटिव में, साथ H प्लस बना देगा। या फिर आप दूसरे वाले H को भी फोकस करते हैं कि ये वाला H भी जाता है अगर इसका, तो फिर ये बन जाएगा आपके पास सल्फेट 2 नेगेटिव एंड 2H पॉजिटिव। तो ये काम बड़ी जल्दी रैपिड हो जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं नीचे वाले के साथ, तो इसमें अगर गौर से देखें तो वी हैव ओनली फ्यू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऊपर वाले में ज्यादा थे, ऊपर वाले में वी हैव 5 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जबकि यहाँ पर हमारे पास कम है, जिसकी वजह से कि ये पुल कर रहा है और फिर ये पुल कर रहा है और ये पुल कर रहा है और ये फिर पुल कर रहा है। और आप देखें तो इस पे जो है उतना पुल नहीं आ रहा जितना कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड में आ रहा था। तो ये भी कर जाएगा ऐसा, तो ये जो है कन्वर्ट कर जाएगा आपके पास आप इस फॉर्म में कि HSO3 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव बन जाएगा, या फिर सल्फाइट एंड 2H पॉजिटिव बन जाएगा। तो दोनों में ही हो रहा है, लेकिन जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उसमें जो है इसका बॉन्ड का वीक हो जाना जो है दैट बिकम्स सिंपल। इस बॉन्ड की वीकनिंग का वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम पोलराइज का वर्ड भी यूज, पोलर हो जाएगा, OH का जो बॉन्ड है वो पोलर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी होती है इसे हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट का भी टर्म यूज करते हैं यहाँ पर। तो हम जो है इनको जरा समझाने की कोशिश करते हैं। देखें इन दोनों केसेस में क्या मामला है। नंबर 1, हम आते हैं इनको दोनों को समझाने के लिए कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। तो इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, ठीक है, वो तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको एग्जांपल दी थी। अब जो है प्रॉपर काम की तरफ अगर आते हैं तो हमारे पास जो काम है इसका उस पर हम फोकस करते हैं। नंबर 1, ये वाला पार्ट जो है दोनों में सेम है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में सेम। देखिए हाइड्रोजन जो है ना तो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, ना ये पुश करता है, ना पुल करता है, ना पुश करता है। ये तो बेचारा खुद ही मतलब उसमें होता है कि इससे कोई छीन ना ले। तो हाइड्रोजन जो है इटसेल्फ कुछ नहीं कर सकता, इसको रिमार्क कर दिया कि ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता, ना ये पुलिंग ग्रुप है ना ये पुशिंग ग्रुप है। बट हाइड्रोकार्बन चेन इज नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर क्यों होती है? इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी जो है वो अनइवन नहीं होती, इवन रहती है। अगर कोई इस तरफ से खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ पुश इलेक्ट्रॉन को इस तरफ जो है फॉरवर्ड करने की कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इससे छीन के इस तरफ, तो ये जो है अपने आप को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा नहीं बल्कि उसको रिपेल करेगा। तो ये नॉन पोलर होती है। तो अल्काइल चेन जितनी भी होती हैं, अल्काइल चेन जिसको मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, which can be CH3, which can be C2H5, which can be C3H7, ये सारी की सारी क्या होती है? नॉन पोलर होती है। तो ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को वापस पुश कर देती है। तो ये अगर पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसको वापस मिल जाएंगे हाइड्रोजन को, तो इसमें टूटना उसका मुश्किल हो जाएगा। इस केस में ना ये पुश कर रहा है ना पुल कर रहा है, तो ये जो काम कर रहे हैं दोनों ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पर, ये इसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं तो छीन लेंगे, क्योंकि यहाँ से ये कुछ नहीं कर सकता बेचारा। जबकि यहाँ पर अगर ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं दोनों मिलके, तो ये उसको पुश बैक कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स उसको वापस कर दिए जाएं, तो जिसकी वजह से ये काम मुश्किल हो जाएगा। अब इसके लिए टर्म जो आपको यूज करनी है वो 2-3 जो है उसको आपने किस तरीके से, अल्काइल चेन इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, इट पुशेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड हाइड्रोजन एटम। एनाइन इज मोर स्टेबल, ये वाला वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, एनाइन इज लेस स्टेबल या मोर स्टेबल। OH ion remains strong, or OH bond remains strong, so ionization become difficult, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल के बाद जो है फिर आपको जो है मैं खुद ही इसको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको लिखना होगा, और जो है हम आगे इसमें बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया ये 2 एसिड और आ गए, इनको कंपेयर करना है। इनके कंपैरिजन में जब जाते हैं तो हमारे पास वही देख रहे हैं कि हम पहला पार्ट जो इसका सबका सेम है, और जो है अब हम सेकंड बात करते हैं। तो इसमें जो है ये पार्ट इसको रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वापस करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसमें लंबी चेन है। देयर आर 3 कार्बन एटम्स व्हिच आर पुशिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड हाइड्रोजन, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन मुश्किल हो जाएगी। इससे इलेक्ट्रॉन छीनना जो है यहाँ से डिफिकल्ट हो जाएगा,
यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा इससे छीनना, जबकि यहाँ पर इजी हो जाएगा क्योंकि इतना ज्यादा पुल नहीं आ रहा। तो जितनी बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन होगी उतना ज्यादा पुश होगा, इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे उससे, तो जिसकी वजह से जो है मुश्किल हो जाएगा। तो बोथ अल्काइल चेन्स आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, ग्रेटर द लेंथ ऑफ अल्काइल चेन greater the repulsion pushes electron cloud toward hydrogen atom, so ionization become difficult। ये भी टर्म हमने यूज कर दिया। अब आ जाते हैं हमारे पास ये एक और एसिड आ गया। इसमें जो है अगर गौर से देखें तो हमारे पास ये अल्काइल चेन तो नॉन पोलर होती है तो पुश करेगी वापस, ठीक है जी। लेकिन इस अल्काइल चेन के अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर एक क्लोरीन का एटम आ गया विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब अगर ऐसी होती CH3 तो ये तो पुलिंग ग्रुप, पुश करने वाला ग्रुप था, लेकिन अगर ये CH2Cl बन गया है इसकी आने की वजह से, इसके Cl के आने की वजह से विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये जो है अब अट्रैक्टिंग ग्रुप बन जाएगा। तो जब ये इससे छीन रहे होंगे, ये ऑक्सीजन छीन रहा है, ये ऑक्सीजन भी छीन रहा है, तो ये तो पुश कर रहा था वापस उसको, और ये जो है अब उसको कहेगा कि ले आओ इलेक्ट्रॉन्स को। ये इलेक्ट्रॉन इससे विड्रॉ करने में हेल्प करेगा। कौन सा? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पर इसके लिए हमने जो लिखा है वो जरा देखें हमने क्या लिखा है यहाँ पर। तो ये जो है बात अभी आपको हम भी लिखा के दिखाते हैं, मतलब लिख के देंगे उसमें। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, विड्रॉ कर लेता है किसी से इलेक्ट्रॉन्स, छीन लेता है। तो स्टेबलाइज, ये वर्ड हमने यूज किया कि पोलराइज OH बॉन्ड, ठीक है, जो इससे आयन बनेगा, मतलब वो जल्दी टूट जाएगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तभी तो टूट रहा है वो। अगर फिजिबल नहीं होगा रिएक्शन तो वो होगा नहीं। While alkyl chain is non-polar and pushes electron cloud toward hydrogen atom, keeping OH bond strong। कह रहा है कि Cl जो है वो इसको पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जिसकी वजह से उसके पोलराइजेशन जो है उसकी, वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, बॉन्ड वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से डिसोसिएट होना आसान हो जाएगा। जबकि अल्काइल चेन नॉन पोलर थी, वो पुश कर रही है उसकी तरफ, जिसकी वजह से वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग रहेगा, उस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें इन दोनों में से ये जरा स्ट्रांगर हो जाएगा Cl वाला। इस तरीके से यहाँ पर अगर गौर से देखें तो यहाँ पर ये और क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। तो ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट एक ही है। इसमें क्या हुआ, इन दोनों में अगर गौर से देखें तो क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? एक ये है आपके पास और एक ये है आपके पास। इसमें अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा इधर से दूर हो गया, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट कम आएगा। तो अगर आप देखें तो मैंने जो लाइन खींची है यहाँ पर, तो दिस इज लाइट एंड दिस इज बोल्ड, क्योंकि Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज क्लोजर, इट एक्सर्ट मोर पुल ऑन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड का टूटना आसान हो जाएगा। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है दूर है, फार है, जिसकी वजह से इसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो इसका टूटना मुश्किल रहेगा। इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो और करीब। अब हम यहाँ पर आगे इस केस में अगर देखें आप लोग, तो इसमें क्या मामला हो रहा है कि ये वाला पार्ट जो है, क्योंकि एक पार्ट तो इसका कॉमन है, अब इसमें एक Cl एटम है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो है खींच रहा है, जबकि इसमें 3 Cl एटम है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उतना ज्यादा जो है वो पुल करेंगे, जिसकी वजह से आयनाइजेशन उसकी आसान हो जाएगी। तो ये बात हम पढ़ के देखते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम, स्टेबलाइज द एनाइन बाय वीकनिंग पोलराइजिंग OH बॉन्ड। क्या कह रहा है कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो क्या करती है कि OH बॉन्ड को पोलराइज कर देती है, वीक कर देती है, तो जिसकी वजह से उसका टूटना आसान हो जाएगा। ग्रेटर द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, ग्रेटर द पोलराइजेशन ऑफ OH बॉन्ड या वीकनिंग ऑफ OH बॉन्ड। तो ये वाली बात जो है इसकी बेस के ऊपर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट तो खैर ऑर्गेनिक में जाएगा, इसको हम नहीं देखते। तो हम जो है वापस आते हैं, तो हम जो है ये वाली बात जरा आपको समझाने के लिए कहीं पे लिख देते हैं कि अभी तक जो हमने इसके बारे में किया वो क्या बात थी। तो अगर आपसे कहता है कि नंबर 1 कंपैरिजन में, तो आपसे कहता है कि आप जो है इसको कंपेयर कर दें कि CH एंड Cl2 एंड COOH एंड CH2Cl COOH। पहला तो उसने ये दे दी एग्जांपल आपको कि इन दोनों को कंपेयर कर दें, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा। सिमिलरली वो अगर आपसे कहता है कि द नेक्स्ट एग्जांपल इज कि CH3 CH2 and COOH and the other example is ethanoic acid, तो प्रोपेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड दे दिया। ये सेकंड एग्जांपल दी उसने, इसको आप जो है एक्सप्लेन कर दें। अब इसको एक्सप्लेनेशन के लिए पहली बात आपको पहचानना, तो आपके पास एक चीज नोट कर लें कि इसमें सब में जो है आपके पास
जो एक पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट इज कॉमन इन ऑल द केसेस because two oxygen atoms of carboxylic acid, they are all the time trying to withdraw electrons from hydrogen. So ये तो polarization कर रहे हैं. अब उसके साथ जो ग्रुप अटैच्ड है वो क्या करता है उसको जरा देखते हैं. नंबर वन, पहले वाले केस में जो है हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज आ रही है. हमारे पास आ रही है जो चीज, दैट इज इसमें एक क्लोरीन एटम आ रहा है जबकि इसमें दो क्लोरीन एटम आ रहा है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसमें ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा. इसका मतलब ये इनका हिसाब किताब बन जाएगा कि द फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्गर देन द सेकंड वन. इस तरीके से नीचे चलते हैं तो नीचे हमारे पास क्या क्या कंपैरिजन आ रहा है. ये चीज आ रही है और ये चीज आ रही है. ये दोनों ही विथड्रॉइंग नहीं है बल्कि दे आर रिपेलिंग ग्रुप. अब रिपल्जन किसकी ज्यादा होगी? ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनने में रेजिस्ट करेंगे जिसकी वजह से उसकी डिसोसिएशन मुश्किल हो जाएगी. तो इसकी वजह से आपके पास ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा क्योंकि इसकी रिपल्जन इतनी ज्यादा नहीं है, ये उसको इतना ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं करेगा. तो अब इसको हम समझाने के लिए जो लिखेंगे, तो पहली बात हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे दोनों में क्लोरीन प्रेजेंट है ऑलरेडी. तो हम यहाँ पे जो कीवर्ड्स लिखने हैं वो ये लिखना है कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन withdrawing effect of electronegative chlorine atom. मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को लिखना है कि विथड्रॉइंग इफेक्ट बनेगा ही तब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा. पोलराइजेशन of OH bond become easier. ये जो बात कर दी हमने, इस बात को थोड़ा समझा देते हैं. पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि आपके पास ओरिजिनली OH का बॉन्ड ऐसा था, लेकिन जैसे ही पोलराइज होके ये बॉन्ड जो है वीक हो जाएगा. इसके लिए हम जो है इसको हम कहते हैं नंबर वन, एक टर्म यूज किया हमने पोलराइज. एक टर्म जो है हमने इसके लिए यूज किया है कि ये पोलराइज्ड बॉन्ड हो गया. दूसरा टर्म इसके लिए यूज करेंगे वीक बॉन्ड हो गया. तो हमने यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पर, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि हमने कहा है कि ये वाली बात की है कि पोलराइजेशन, या फिर इसकी जगह पे लिखेंगे हम लोग OH bond become weaker, वीक या वीकर. ठीक. तो इसके बाद जो है हमें लिखना है आखिरी बात, वो हो जाएगी हमारे पास कि ग्रेटर द नंबर ऑफ electronegative chlorine atoms, greater the polarization and easier the dissociation. ठीक. इसमें आते हैं हम लोग दोनों. अब इसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है नहीं. अब अल्काइल चेन से कहानी स्टार्ट होगी कि अल्काइल चेन is electron repelling group. It pushes electron cloud toward hydrogen atom. So its polarization या weakening becomes difficult. And the last point will be we have to compare the chain length. Greater the
length of alkyl group greater the resistance in ionization या dissociation of an acid। ठीक जी। तो इस बेस के ऊपर जो है मैं इसको समझाना होता है। अब मैं कौन से पॉइंट्स यूज कर रहा हूं, तो आपको ये देख लीजिएगा कि जब भी आपको स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को कंपेयर करना हो तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि कंपेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। इसमें क्या क्या चीज यूज करनी है, हमने यहाँ पे लिखना है कि इस इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग या फिर अट्रैक्टिंग ग्रुप, और अगर क्लोरीन होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा देंगे साथ उसके। पुशेस या फिर पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इसकी जगह पे मोर और लेस पोलराइज OH बॉन्ड। इसके लिए ऑल्टरनेट स्टेटमेंट जो आएगी दैट इज X मोर और लेस वीकेंड्स OH बॉन्ड, या तो पोलराइज का टर्म यूज कर रहे हैं या उसकी वीकनिंग का वर्ड यूज कर रहे हैं। फाइनल लिखेंगे आप लोग डिसोसिएशन ऑफ acid becomes more or less। ठीक, तो आपको जो है ये वाली बात इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग से कहानी स्टार्ट करेंगे, देन यू नीड टू डिस्क्राइब इट के वो जो है, और फिर जो है इसमें कंपैरिजन का वर्ड जो है मैं छोड़ गया था, तो यहाँ पर मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूँ कंपैरिजन का, और उसके लिए जो है हम कलर भी डिफरेंट यूज कर दें ताकि आपको याद रहे कि हमेशा कंपैरिजन आता है तो आपके पास आपने कंपैरिजन भी लिखना है, कंपेयर कर लेना इसको। ठीक है, तो जो भी आपके पास एग्जाम्पल होगी तो इसकी बेस के ऊपर जो है हम किसी एसिड की स्ट्रेंथ वगैरह जो है उसको मेजर कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर इसके नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन भी दिखाएंगे इसके आपको, और जो है ना फिर या जो हमारा जो सेशन होगा उसमें हम देखते हैं, फिर जब आपको क्वेश्चन कर लेंगे तो उसके बाद हम इसकी बात। थैंक यू, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज।